गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललन कांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल में भी हम लोग विश्व भूगोल से शुरू किए हैं। भूगोल में दोस्तों हम लोग 2 अध्याय पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला अध्याय था ब्रह्मांड और दूसरा अध्याय था सौरमंडल। दोनों ही अध्याय दोस्तों हम लोग काफी अच्छे से पढ़े और हम पढ़ाए और आप लोग पढ़े भी, जिसका आउटपुट हमें बहुत अच्छा मिला और हम बहुत खुश भी इससे हुए। दोस्तों, आरंभ में ही हमने बता दिया था कि भूगोल का क्लास लगभग 1 माह तक चलेगा, जिसमें हम लोग सौरमंडल के से पहले वाला चैप्टर जो था वो था ब्रह्मांड से शुरू किए थे। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं के बारे में पढ़े, आकाशगंगा से अपनी मिल्की वे आकाशगंगा में आए, जो हमारी अपनी सौरमंडल की आकाशगंगा है, जिसको हम लोग दुग्ध मेखला आकाशगंगा या मंदाकिनी भी कहते हैं। उसके बाद सौरमंडल में आए दोस्तों, सौरमंडल को काफी अच्छे से पढ़े। सौरमंडल पढ़ने के बाद हम लोग सभी 8 ग्रहों के बारे में डिटेल से पढ़े। उसके बाद अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, फिर पृथ्वी के बाद पढ़ने के बाद विश्व मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह दोस्तों भूगोल हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते चले जाएंगे और पूरा भूगोल 1 माह में खत्म होगा। तो आज तीसरा अध्याय जो हम पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां किस प्रकार होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं और पहले भी हम सौरमंडल चैप्टर में बता चुके हैं कि सौरमंडल में पाए जाने वाले सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। तो उन्हीं 8 ग्रहों में से एक ग्रह हमारी पृथ्वी भी है और वो भी सूर्य के चारों ओर अपने दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। दोस्तों, ये सूर्य है, मान लेते हैं यह सूर्य है, यह पृथ्वी का परिक्रमण पथ है, दीर्घवृत्ताकार परिक्रमण पथ है। इस पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, ये दोस्तों अर्थ हो गया, ई फॉर अर्थ, जो हमारी पृथ्वी को सूचित करता है। ये सूर्य के चारों ओर अपनी दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं। परिक्रमण के दौरान इसकी गतियां किस प्रकार की होती है दोस्तों, हम लोग मुख्यतः इसके बारे में ही पढ़ेंगे। दोस्तों, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो 2 प्रकार की गतियां होती है। एक घूर्णन गति या इसी को हम लोग दोस्तों दैनिक गति कहते हैं। और दूसरा दोस्तों परिक्रमण गति। परिक्रमण गति या इसी को दोस्तों वार्षिक गति हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती है, घूर्णन गति या इसी को हम लोग दैनिक गति कहते हैं, और दूसरा परिक्रमण गति या इसी को हम लोग वार्षिक गति कहते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि घूर्णन गति क्या होता है और परिक्रमण गति क्या होता है। दोस्तों, घूर्णन गति को हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, जिस तरह बॉल एक गेंद लुढ़कती हुई जाती है और एक स्लाइड, बर्फ का स्लाइड फिसलता हुआ जाता है, तो उसी प्रकार दोस्तों पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है वो बॉल के समान लुढ़कती हुई परिक्रमा करती है। ऐसा नहीं कि बर्फ के समान फिसलता हुआ जाता है। तो एक पूरा चक्कर लगाने में इसको, पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है और जो गति होता है उसको दैनिक गति कहते हैं। और एक पूरा परिक्रमा सूर्य के चारों ओर लगाने में जितना
समय लगता है उसको वार्षिक समय और उस गति को हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यह पृथ्वी की गतियां, जिसमें पहले ही बता चुके हैं पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती है। पृथ्वी की गतियां घूर्णन गति या इसी को हम लोग दैनिक गति कहते हैं, और दूसरा परिक्रमण गति, इसी को हम लोग वार्षिक गति कहते हैं। ये थोड़ा धुंधला आया है दोस्तों, इसलिए हम पहले ही समझा दिए ब्लैंक पेज पर कि घूर्णन गति क्या होता है और वार्षिक गति क्या होता है। आइए अब हम लोग घूर्णन गति या दैनिक गति के बारे में जानते हैं। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में लट्टू की तरह घूमती है, जिसे पृथ्वी की घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी लट्टू की भांति सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमती रहती है, जिसे घूर्णन गति, दैनिक गति या उसी को हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं। इस गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी का अक्ष भूमध्य तल के लंबवत रहता है तथा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है। पृथ्वी का अक्ष जो होता है दोस्तों वो भूमध्य तल के लंबवत रहता है और पृथ्वी के अक्ष से, पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये था घूर्णन गति का डेफिनेशन दोस्तों, कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हुए जो समय लगता है उसको हम लोग घूर्णन समय, और उस गति को हम लोग घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। परिभाषा एकदम क्लियर है दोस्तों, एक बार पढ़ लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है। पृथ्वी के एक पूर्ण घूर्णन की अवधि जो होती है दोस्तों, एक पूरा घूर्णन पूरा करने में जो समय लगता है दोस्तों वो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है, तथा यह अवधि एक दिन का निर्माण करता है दोस्तों। एक दिन जो होता है दोस्तों, जिसको हम लोग 24 घंटे के नाम से जानते हैं, वास्तव में वो 24 घंटा नहीं होता है, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अभी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती, जैसा कि हम लोग पहले ही जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो हम लोग अक्षांश और देशांतर चैप्टर में काफी बारीकी से पढ़ेंगे। इसके बाद का चैप्टर अक्षांश और देशांतर होगा, जिसमें हम लोग पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना जान लीजिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो वही है दोस्तों, वही उसी पॉइंट के बारे में, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती तो हमेशा दिन और रात की अवधि एक समान होती, तथा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर न घूमती और सूर्य की परिक्रमा न करती तो पृथ्वी के एक गोलार्ध पर सदैव दिन बड़े और रातें छोटी होती, तथा दूसरे गोलार्ध पर सदैव रातें बड़ी एवं दिन छोटी होती। एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ लेंगे दोस्तों तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ये मेरा दावा है। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है दोस्तों। पृथ्वी की घूर्णन गति दोस्तों भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है, जो 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, तथा 60 डिग्री अक्षांश पर आधी हो जाती है, जो 0.23 किलोमीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है दोस्तों। और ध्रुव पर पृथ्वी की गति शून्य हो जाती है, अर्थात ध्रुव की ओर बढ़ने पर गति क्रमशः कम होती है दोस्तों। ज्वारीय घर्षण बल पृथ्वी की घूर्णन गति को कम कर देता है दोस्तों। ज्वारीय घर्षण बल जो होता है, चंद्रमा और सूर्य के कारण लगने वाला आकर्षण बल को ज्वारीय बल कहते हैं, वह पृथ्वी की गति को कम कर देते हैं। यह कमी है जो है दोस्तों किस प्रकार होता है, आइए देखते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जो क्या होता है दोस्तों, दिन की अवधि 0.002 सेकंड प्रति शताब्दी की दर से बढ़ जाती है। मतलब
0.002 सेकंड प्रति शताब्दी में, कि 100 वर्ष में 0.02002 सेकंड बढ़ जाती है पृथ्वी की घूर्णन गति। 100 साल में कितना बढ़ेगा दोस्तों? 0.002 सेकंड बढ़ेगा। इसके कारण ज्वारीय घर्षण बल के कारण। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के लगातार 2 बार गुजरने की बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहा जाता है। यह अवधि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की होती है। यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बढ़िया से पढ़ लेंगे। किसी निश्चित मध्याह्न रेखा के ऊपर सूर्य के 2 बार गुजरने की अवधि को सौर दिवस के नाम से जाना जाता है। नक्षत्र दिवस ये हो गया दोस्तों, सौर दिवस ये हो गया। सौर दिवस, औसत सौर दिवस नक्षत्र दिवस से 3 मिनट 56 सेकंड बड़ा होता है। सौर दिवस दोस्तों नक्षत्र दिवस से बड़ा होता है, तो कितना बड़ा होता है? 3 मिनट 56 सेकंड बड़ा होता है। अभी तक हम लोग दोस्तों घूर्णन गति के बारे में पढ़े। आइए अब परिक्रमण गति या वार्षिक गति के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करता है। इस परिक्रमा को हम लोग परिक्रमण गति या वार्षिक गति के नाम से जानते हैं। दोस्तों पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर करने में लगा समय को परिक्रमण काल या परिक्रमण गति या गति को परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में लगा समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट एवं 46 सेकंड लगता है। ये एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, वर्ड का मिस्टेक दोस्तों, जिसमें हमें भी दिक्कत हुआ पढ़ने में, लेकिन आप लोग धोखा नहीं खाइएगा। कि सीधी सी बात है, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जो गति होती है, उस गति को हम लोग परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं, तथा लगा समय को वार्षिक समय कहते हैं। और वह समय जो होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का होता है, जो एक वर्ष का निर्माण करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती रहती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती रहती है, अर्थात पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी परिवर्तित होती रहती है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमने के कारण दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी होती है वो बदलती रहती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी दोस्तों 149.6 मिलियन किलोमीटर होती है। दोस्तों आइए इसके बारे में कुछ हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है, मतलब घूर्णन गति के कारण जब जो भाग सूर्य के सामने पृथ्वी का होता है उस पर दिन होता है और पीछे वाले भाग पर रात होती है। और परिक्रमण गति के कारण दोस्तों जो दूरी बदलती रहती है पृथ्वी और सूर्य के बीच, उसके कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ये 2 पॉइंट नोट कर लेंगे, जो बोल रहा हूं मैं उससे भी आप नोट कर सकते हैं कि घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है और परिक्रमण गति के कारण मौसम परिवर्तन होती है, ऋतु परिवर्तन होती है। आइए कुछ मेन पॉइंट है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑफशोर क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने परिक्रमण पथ पर जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तब यह स्थिति को ऑफशोर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। दोस्तों ऊपर करो, ऊपर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने परिक्रमण पथ पर जब अधिकतम दूरी, दोस्तों यहां पर एक मिस्टेक है, दोस्तों कि पृथ्वी अपने परिक्रमण पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए जब सूर्य से अत्यधिक पास होती है, थैंक यू, क्लियर हो गया दोस्तों, कि जब पृथ्वी
सूर्य से अत्यधिक पास होती है तो यह स्थिति उपसौर कहलाता है। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं दोस्तों। पृथ्वी अपने परिक्रमण पथ में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय जब सूर्य से अत्यधिक पास होती है, यानी कि अत्यधिक नजदीक होती है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग उपसौर कहते हैं और ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों अपसौर। ये पेरीहेलियन कहलाता है दोस्तों और ये एपीहेलियन कहलाता है इंग्लिश में। कभी कभी दोस्तों पेरीहेलियन एपीहेलियन इंग्लिश वर्ड हिंदी में लिख देता है, इसलिए मैं दोनों ही बता देता हूं आप लोगों को। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने परिक्रमण पथ पर जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तब ऐसी स्थिति को अपसौर कहते हैं, एपीहेलियन। और ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ये दोनों ही पॉइंट दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि उपसौर और अपसौर क्या होता है। अपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी 147 मिलियन किलोमीटर तथा उपसौर के समय दोस्तों सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी 147 मिलियन किलोमीटर और अपसौर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है। यह है दोस्तों इसका चित्र अपसौर और उपसौर का। अब दोस्तों दिन और रात का छोटा बड़ा होना क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग काफी अच्छे से समझते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि के दौरान सूर्य का प्रकाश 12 घंटा या इससे अधिक समय तक प्राप्त होता है तथा यहां दिन बड़े एवं रातें छोटी होती है। पुनः दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर से 31 मार्च की अवधि के दौरान सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या इससे अधिक प्राप्त होती है। इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध पर दिन बड़ी और रातें छोटी होती है। थोड़ा ऊपर करो, नीचे नीचे ब्लैंक वाला पेज लाओ, ब्लैंक वाला पेज, ब्लैंक वाला पेज नीचे नीचे, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, यही यही रहने दो। अब आइए दोस्तों, ये दिन और रात की अवधि जो बड़ी छोटी होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या होती है। दोस्तों ये अपनी पृथ्वी है, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। चित्र बनाने दीजिए दोस्तों, उसके बाद स्पष्ट बता देंगे हम। विषुवत रेखा या इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं दोस्तों। इंग्लिश में इसको इक्वेटर लाइन कहा जाता है। तो ये जो विषुवत रेखा है दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश होता है। 0 डिग्री अक्षांश होता है। 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में बांटती है। ऊपर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला पार्ट दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है दोस्तों। और यहां पर होता है उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और यहां पे साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव होती है दोस्तों। और 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों। ये हो गया कर्क रेखा, अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हो गया मकर रेखा दोस्तों। 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को
मकर रेखा कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों सूर्य की किरणें सबसे पहले 21 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। 21 मार्च को दोस्तों, 21 मार्च को। उसके बाद सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है, उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना शुरू होता है। तो 21 मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, और 21 जून को दोस्तों, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है। इस 21 जून को दोस्तों उत्तरी गोलार्ध पर दिन सबसे बड़ी और रातें सबसे छोटी होती है। दूसरी ओर दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध पर उस समय रातें सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटी होती है दोस्तों। इसको यहां लिख देते हैं दोस्तों, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध है। उसके बाद दोस्तों सूर्य 21 जून के बाद पुनः दक्षिणायन होना शुरू होता है और इस ओर विषुवत रेखा की ओर मुड़ती है, तथा 23 सितंबर को पुनः सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस प्रकार सूर्य की किरणें साल में 2 बार विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को पुनः दक्षिणायन होना जारी रहता है और 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस दिन 22 दिसंबर को दिन दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर दिन सबसे बड़ी और रातें सबसे छोटी होती है, और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटी और रातें सबसे बड़ी होती है। तो यह है दोस्तों, इस प्रकार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और सालों भर इन्हीं दो रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें लंबवत विचरण करते रहती है। बाकी जगह पर, शेष जगहों पर दोस्तों सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है, ऐसी बात नहीं है, पड़ती है परंतु तिरछी पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती है। तो ये था दोस्तों सूर्य की किरणें किस प्रकार लंबवत पड़ती है और किस प्रकार तिरछी पड़ती है। 22 दिसंबर को दोस्तों जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उसी अवसर पर हम लोग मकर संक्रांति त्योहार मनाते हैं। तो ये था इसका चित्र दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब दोस्तों ऋतु परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। ऋतु परिवर्तन क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस कारण पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष स्थिति बदलती रहती है, जिस कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। एकदम परिभाषा जो है दोस्तों क्लियर है ऋतु परिवर्तन का, कि पृथ्वी अपने दीर्घवृत्ताकार अक्ष पर घूमती है, जिस कारण पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष स्थिति बदलती रहती है, और इसी कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से नजदीक होती है तो गर्मी पड़ती है, और दूर चली जाती है तो सर्दी पड़ती है। यही स्थिति है दोस्तों, जो आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 प्रमुख अवस्थाएं आती है। इन अवस्थाओं को ऋतु परिवर्तन कहा जाता है। जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव
सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ती है। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध पर दिन बड़ी और रातें छोटी होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटी और रातें बड़ी होती है। पुनः वही बात है दोस्तों, जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुकी होती है तब दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ी और रातें छोटी तथा उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटी और रातें बड़ी होती है। यह पूरा क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आइए अब ज्वार भाटा के बारे में समझते हैं। ज्वार भाटा सागरीय जल की एक महत्वपूर्ण गति होती है दोस्तों। ज्वार भाटा जो है दोस्तों सागरीय जल की एक महत्वपूर्ण गति होती है जिसके माध्यम से सागर में जल की स्तर की मात्रा घटती और बढ़ती है। अर्थात यहां अर्थात होगा दोस्तों, अर्थात सागर की इस स्थिति के कारण इसके जल के स्तर में सदैव परिवर्तन होता रहता है, उसे हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला आकर्षण बल के कारण सागर का जल स्तर बढ़ता और घटता है जो ज्वार भाटा कहलाता है। दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला आकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला आकर्षण बल से काफी अधिक होता है। दोस्तों मैं समझाना यह चाह रहा हूं कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है दोस्तों वो अधिक होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला आकर्षण बल से। इस कारण चंद्रमा के कारण ज्यादा ऊंचा ज्वार आता है दोस्तों। चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण अधिक ऊंचा ज्वार पृथ्वी पर आता है। यहां वही पॉइंट है दोस्तों, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने की अवस्था को ज्वार कहा जाता है। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने की अवस्था को ज्वार कहा जाता है तथा जल के नीचे उतरने या पीछे लौटने की अवस्था को भाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को हम लोग ज्वारीय तरंग कहते हैं। एकदम क्लियर है दोस्तों, पूरी तरह क्लियर है। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाइयों में पर्याप्त भिन्नता होती है जो सागर जल में जल की गहराई, सागरीय जल के तट की रूपरेखा तथा सागर के खुले या बंद होने पर आधारित होती है। ये भी पॉइंट पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा दोस्तों, कुछ खास नहीं है। सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है। सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से नजदीक होने के कारण चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से अधिक होता है दोस्तों। यही हम पहले समझा रहे थे दोस्तों कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य के आकर्षण शक्ति के प्रभाव से अधिक होता है दोस्तों। इसलिए चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण अधिक ऊंचा ज्वार आता है। इस कारण चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा अधिक आता है। वही पॉइंट है दोस्तों। पृथ्वी के परिभ्रमण या घूर्णन गति के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है दोस्तों। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है दोस्तों। ये था मेन पॉइंट। अब उपभू और अपभू क्या होता है? जब पृथ्वी चंद्रमा से निकटतम स्थिति में होती है तो उसे चंद्रमा की उपभू स्थिति कहते हैं। जब पृथ्वी चंद्रमा से निकटतम स्थिति पर होती है तो उसे चंद्रमा की उपभू स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वार उत्पादन बल, यहां बाल लिखा गया है, वो बल होगा दोस्तों, ज्वार उत्पादन बल सर्वाधिक होता है जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं जो कि सामान्य ज्वार से 20% अधिक होता है। दोस्तों ये पॉइंट बता रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम होती है तो उस स्थिति को हम लोग उपभू स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वार उत्पादन बल अत्यधिक होता है और सामान्य ज्वार से 20% अधिक ज्वार आता है, जिसकी ऊंचाई सामान्य ज्वार की ऊंचाई जो होती है दोस्तों उससे 20% अधिक ऊंचा ज्वार आता है। दूसरी तरफ जब चंद्रमा पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर स्थित होती है तो उसे अपभू स्थिति कहते हैं।
इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वार उत्पादन बल न्यूनतम होता है, जिस कारण लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं, जो सामान्य ज्वार से 20% कम होता है। जस्ट उसका उल्टा है दोस्तों, एकदम क्लियर पॉइंट है, एक बार पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण स्थिति बनाते हैं तो चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण में स्थित होते हैं तब चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार या लघु ज्वार अनुभव किया जाता है। लघु ज्वार में महासागर या जल का उतार चढ़ाव कम होता है। ऐसी स्थिति कृष्णा पक्ष और शुक्ला पक्ष की सप्तमी या अष्टमी तिथि को देखी जाती है। यह दोस्तों लघु ज्वार या निम्न ज्वार की उत्पत्ति, यहां सूर्य है, यहां चंद्रमा है, यहां पृथ्वी है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। इस स्थिति में लघु ज्वार आता है। ये चित्र के माध्यम से समझाया गया है दोस्तों। आगे ऊपर, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कच्छ की खाड़ी के ओखा तट पर आता है, जो लगभग 2.7 मीटर का होता है। यह दोस्तों भारत में आने वाला सबसे ऊंचा ज्वार है, जो कच्छ की खाड़ी में स्थित ओखा तट पर आता है। उसी प्रकार दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है, जो लगभग 15 मीटर से 18 मीटर तक ऊंचाई होता है। यह भी पॉइंट क्लियर है दोस्तों। दीर्घ ज्वार में सूर्य का प्रभाव कम और चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है। दीर्घ ज्वार में दोस्तों सूर्य का प्रभाव कम और चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा की अपेक्षा काफी अधिक दूर होता है, इसलिए सूर्य के कारण आकर्षण बल कम और चंद्रमा के कारण आकर्षण बल अधिक लगता है। अतः पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाला आकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाले आकर्षण बल से काफी अधिक होता है। एकदम पॉइंट में क्लियर है दोस्तों। एक ही स्थान पर जब एक ज्वार और एक भाटा आता है तब इसे दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। दो ज्वार के बीच 24 घंटा 52 मिनट का अंतर होता है। एक ज्वार आने के बाद दूसरा ज्वार 24 घंटा 52 मिनट बाद आता है, अर्थात एक ज्वार आने के 12 घंटा 26 मिनट बाद भाटा आता है और भाटा आने के 12 घंटा 26 मिनट बाद पुनः ज्वार आता है। ये क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को प्रकाश सूर्य से मिलता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि सौरमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है और ग्रह और उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह है और दोनों को ही प्रकाश सूर्य से मिलता है। यही पॉइंट यहां इसमें बोला गया है। पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति समान होती है। साथ ही दोस्तों चंद्रमा की परिक्रमण गति और घूर्णन गति समान होने के कारण पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। दोस्तों चंद्रमा की घूर्णन गति और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण गति समान है, जिस कारण हमें पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई देता है और पीछे वाला भाग अंधकारमय होता है, जिसे हम लोग शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा पर उपस्थित अंधकारमय भाग को जो हम लोग को नहीं दिखाई देता है उसे हम लोग शांति सागर कहते हैं। यही यहां पर कहा गया है दोस्तों। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, जब दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। एकदम क्लियर है परिभाषा दोस्तों। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है और ऐसी स्थिति को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसी स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन तथा सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन उत्पन्न होते हैं। ये पॉइंट में हमको डाउट लग रहा है दोस्तों, आगे क्लियर कर देंगे।
ऊपर करो। एक वर्ष में अधिकतम 7 चंद्र ग्रहण और 7 सूर्य ग्रहण की स्थिति हो सकती है। कभी कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण देखे जा सकते हैं, परंतु पूर्ण चंद्र ग्रहण प्रायः नहीं देखा जाता है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आकार में अंतर है। पुनः सूर्य ग्रहण के कुछ सेकंड पूर्व और कुछ सेकंड बाद हीरक वाले भाग को का दृश्य दिखाई देता है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है होता है दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। नियमानुसार प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण, प्रत्येक अमावस्या को दोस्तों सूर्य ग्रहण, वहां थोड़ा नीचे करना, नीचे नीचे, थोड़ा नीचे और नीचे नीचे नीचे, हाँ नीचे, एक पेज नीचे और नीचे, ऊपर थोड़ा। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लिखा हुआ है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को। ठीक है दोस्तों, ऊपर ऊपर। नियमानुसार प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रमा अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? 5 डिग्री झुकी हुई है। और नियमानुसार प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुकी हुई है। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमण पथ में पहुंचते हैं, तो उस समय चंद्रमा अपने अक्ष पर झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है, और इसी कारण प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण नहीं लगता है दोस्तों। यह है दोस्तों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का चित्र है दोस्तों, जो उतना स्पष्ट नहीं आया, थोड़ा धुंधला है, लेकिन इसको हम जब पीडीएफ आप लोग निकालेंगे तो यह स्पष्ट आ जाएगा और स्पष्ट समझ भी आ जाएगा। तो ये था दोस्तों चैप्टर पृथ्वी की गतियां, जिसको हम लोग काफी बारीकी से पढ़े और समझाए भी, और इसको इसके एक एक पॉइंट का हमने काफी बारीकी से व्याख्या किया, जो आप लोग काफी अच्छे से समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे से समझ गए होंगे, और इससे पूछने वाला या पूछे जाने वाला एक भी प्रश्न आने वाले कंपटीशन में आप लोगों से नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। जिन दोस्तों को इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए वो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7004960735। ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर, पहला पेज लाओ, आज का जो वीडियो है दोस्तों वो हमारे YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर पर आप लोग को मिल जाएगा। YouTube पर जाके अगर आप सर्च करेंगे आस्था जीएस रिसर्च सेंटर, तो सभी वीडियो इकट्ठे आपको मिल जाएगा। और आपको संबंधित वीडियो का भी यदि पीडीएफ चाहिए तो हमें आप फोन कर सकते हैं, जो कुछ समय पहले हम अपना फोन नंबर बता चुके हैं। तो ये था दोस्तों आज का चैप्टर पृथ्वी की गतियां, जिसे हम लोग काफी अच्छे से पढ़े। दोस्तों वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी और उससे प्रेरित होकर हम आगे और अच्छी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों।